हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम टीयर 1 जिसका कि पेपर 9/12/2022 को हुआ था, उसके फर्स्ट शिफ्ट के इंग्लिश के सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन शुरू होता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करने को कह रहा है। तो द न्यूज़ ऑफ हिज अरेस्ट स्प्रेड रैपिडली इन एवरी डैश ऑफ द सिटी। मतलब जो न्यूज़ थी उनके अरेस्ट होने के, वो पूरे शहर में फैल गई। तो एवरी, इसके लिए एक हमारे पास एक इडियम है, नूक एंड कॉर्नर। इसका मतलब होता है चप्पे चप्पे में, हर जगह पे, हर जगह पूरी तरह से न्यूज़ फैल गई। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है इसका। रैक एंड रून्स मतलब होता है डिस्ट्रॉयड। इन्स एंड आउट मतलब टू नो एवरी डिटेल। और लाइक लाइफ एंड सोल मतलब होता है वेरी लाइवली एंड एंटरटेनिंग। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन सेकंड में आपसे पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने को कह रहा है सेंटेंस को। तो पढ़ते हैं। अ स्ट्रेंजर बाइज, देखिए यहाँ पे बाइज है तो टेंस पकड़िए, प्रेजेंट टेंस है। फ्लावर्स फॉर दी डेड मैन्स ग्रेव। सबसे पहले आपको प्रेजेंट वाले पकड़ने हैं, बाकी सबको डिलीट करना है। अब यहाँ पे हैव हैज भी नहीं है, तो हैव हैज भी नहीं होगा आपके पैसिव में। देखिए यहाँ वर है, इसलिए ये गलत है। यहाँ हैव बीन है, इसलिए ये गलत है। और यहाँ पे देखिए इज है, यहाँ पे आर है, बस इन्हीं दोनों में आपका आंसर है। फ्लावर जो है प्लूरल है, तो इसके साथ इज ना होके आर होगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर है। फ्लावर्स आर बॉट बाय अ स्ट्रेंजर फॉर द डेड मैन्स ग्रेव। ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने को कह रहा है। पढ़ते हैं। ही सेड दैट ही वॉज सॉरी फॉर ऑल दैट। तो देखिए यहाँ पे दैट की जगह पे आपका आंसर में होना चाहिए दिस। सबसे पहले तो ही वॉज की जगह पे आई एम हो जाएगा, यहाँ पे होना चाहिए आई एम। ये दो चीज़ आपको जहाँ मिल जाए उससे आपका आंसर मोस्टली मिल जाना चाहिए। ठीक है, आई एम यहाँ है, आई एम यहाँ है, आई एम यहाँ है, मतलब ये तो आपका आंसर नहीं है। फिर देखना है हमें दिस। तो देखिए आपको दिस यहाँ नहीं मिला, ये गलत हो गया। यहाँ दैट मिला हुआ है, ये भी गलत हो गया। बचा क्या? आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, आई एम सॉरी फॉर ऑल दिस ही सेड। क्वेश्चन नंबर फोर में सिनोनिम पूछ रहा है अंडरलाइन शब्द का। तो पढ़ते हैं। आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज आई वॉज टू ईगर सो आई गॉट अप अर्ली एंड ड्रेस्ड। मैं सो नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक था, इसीलिए मैं जल्दी उठ गया और मैंने ड्रेस्ड अप कर लिया, मतलब कपड़े पहन लिए। तो बहुत ज़्यादा ईगर माने उत्सुक होने के लिए हमारे पास शब्द है एक्सिलरेटेड। इसका मतलब होता है वेरी एक्साइटेड या हैप्पी। जब आप बहुत खुश होते हैं तो जो आपको एक्साइटमेंट होती है उसी को हम एक्सिलरेशन कहते हैं। एपैथेटिक मतलब होता है लैकिंग इंटरेस्ट और डिजायर। इसका एंटोनिम है ये सिनोनिम, मतलब एक्सिलरेटेड का एंटोनिम हो जाएगा एपैथेटिक। टेंस मतलब जो नर्वस हो, और सेटिस्फाइड मतलब जो संतुष्ट हो। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट सिनोनिम था शब्द ईगर का। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड खोजना है। तो पढ़ते हैं। द रूथलेस स्टोरी ऑफ पंकज असैसिनेशन। असैसिनेशन मतलब किसी का कत्ल करना इन दी कैरेबियन आइलैंड। अब देखिए यहाँ पे ये जो कैरेबियन शब्द है यही गलत लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग सही होती है CARIBBEAN, कैरेबियन। कैरेबियन आइलैंड वो जगह है जहाँ पे कैरेबियन सी बहती है, तो उसके आसपास जितने भी आइलैंड्स होते हैं उसे हम कैरेबियन आइलैंड कहते हैं। जैसे कि वेस्ट इंडीज और वो जो आसपास का इलाका है वो सब कैरेबियन आइलैंड का ही पार्ट है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसका करेक्ट आंसर था। थ्रिलिंग मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देने वाला कोई एडवेंचर। असैसिनेशन किसी का कत्ल करना, और रूथलेस मतलब निर्दयी होना। क्वेश्चन नंबर सिक्स में पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने को कह रहा है। तो पढ़ते हैं। द सीवेज वाटर स्मेल्स फाउल। तो फाउल इज स्मेल्ट बाय द सीवेज वाटर, ये हो सकता है, लेकिन क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है और हमेशा हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ हम जाएंगे। कुछ जगहों पे आपको फर्स्ट भी आंसर मिलेगा, बट मेरे ख्याल में इसका कोई पैसिव नहीं होना चाहिए। बाकी आप एक बार अपनी तरफ से चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर सेवन में फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। पढ़ते हैं। द एक्टिविस्ट इज वर्किंग रियली हार्ड एंड वॉज डिटरमाइंड टू डैश फॉर दिस कॉज। वॉज डिटरमाइंड टू डू वॉट, मतलब किसी कॉज के लिए वो पूरा जान लगाना के लिए हमारे पास एक इडियम है, मूव हेवन एंड अर्थ। मतलब आकाश पाताल का जोर लगा देना, मतलब अपनी कंप्लीट ताकत लगा देना। उसके लिए हम इडियम यूज करते हैं मूव हेवन एंड अर्थ। बाकी का भी मतलब देख लेते हैं। हैविंग फीट ऑफ क्ले, इसका मतलब होता है हैविंग फ्लॉ इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रेटली एडमायर्ड पर्सन। इसका मतलब कोई बहुत ही जो फेमस पर्सन है, बहुत ही एडमायर्ड रिस्पेक्टेड पर्सन है,
उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में मतलब उसके चरित्र में कोई कमी होने को हम हैविंग फीट ऑफ क्ले कहते हैं। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मतलब अपने सक्सेस की बात खुद ही बताना, और वो भी इस तरह जैसे कि आप बहुत प्राउड हो। और कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, इसका मतलब होता है आपके पास इतने पैसे हों कि आप भूख से ना मरे, या इतने पैसे हों जिससे कि आप अपना पेट पूरी तरह से भर सके अपने और अपने परिवार का। हैव इनफ मनी टू अवॉइड हंगर और स्टारवेशन। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर था ऑप्शन नंबर थर्ड, मूव हेवन एंड अर्थ। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, पढ़ते हैं। बीइंग अ कंसेंशियस एंड सिंगल माइंडेड पर्सन, यहाँ पे कंसेंशियस शब्द गलत लिखा हुआ है, इसकी सही स्पेलिंग होती है CON, कन, SCIENTIOUS, कंसेंशियस। इसका मतलब होता है केयरफुल टू डू समथिंग करेक्टली। या एक शब्द आपने मेटिकुलस भी पढ़ा होगा, क्योंकि हर काम को करने पे बहुत ध्यान देता है, उसे कहते हैं। तो बीइंग अ कंसेंशियस एंड सिंगल माइंडेड पर्सन, Tubai has become inquisitive and perseverant in exploring youth talent। तो मतलब कंसेंशियस और सिंगल माइंडेड पर्सन होने की वजह से जो दुबई थी वो काफ़ी इंक्विजिटिव थी और परसिवरेंट थी यंग टैलेंट को एक्सप्लोर करने के लिए। मतलब जो यंग टैलेंट था उनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी अलग अलग यंग टैलेंट को एक्सप्लोर करने के लिए, और काफ़ी परसिवरेंट थी, मतलब लगातार प्रयास करते रहते थे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी परसिवरेंट मतलब वन हु कीप्स ऑन ट्राइंग, एक्सप्लोरिंग मतलब टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, और इंक्विजिटिव मीन्स टू इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट मेनी न्यू थिंग्स, मतलब नई चीज़ों को जानने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक होना। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 9 में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछ रहा है। तो अ बैटल ऑफ एनीथिंग इन्वॉल्विंग और कॉजिंग मच ब्लडशेड, मतलब एक वैसा बैटल जिसमें बहुत ज़्यादा रक्त रक्त बहे, उसे हम कहते हैं सैंग्यूनरी। ऑटोक्रेसी मतलब होता है रूल बाय वन पर्सन, जैसे कि हिटलर एक ऑटोक्रेट था। इनएफेबल मतलब टू ब्यूटीफुल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स। और रेड टेपिज्म मतलब एक्सेसिव रेगुलेशन, मतलब बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन लाना जिससे कि काम बहुत डिले हो। सरकारी कामों में रेड टेपिज्म बहुत होता है, क्योंकि फाइल एक एक लेवल से होते हुए जाती है और हर लेवल पे थोड़ा बहुत करप्शन होता है, तो काम में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें सेंटेंस अरेंज करना है, तो पढ़ते हैं। इन एडिशन टू प्राइमरी थ्रेट, कैप्चर इन फिशिंग, थ्रेट इन नेस्टिंग हैबिटेट। देखिए ये वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा है। इन एडिशन टू थ्रॉल्स इन ग्रिल नेस्ट कंटिन्यूज टू बी द, तो आर के साथ जाएंगे आप तो सबसे बेहतर रहेगा। तो एक बार हम इसके साथ फिट करके देखते हैं। इन एडिशन टू थ्रेटनिंग नेस्टिंग हैबिटेट, एक्सीडेंटल। अब देखिए एक्सीडेंटल क्या हो सकता है, एक्सीडेंटल कैप्चर हो सकता है, जब आप इंटेंशन ना चाहते हो लेकिन आप उसे फिर भी कैप्चर कर लें। तो एक्सीडेंटल कैप्चर इन फिशिंग गियर लाइक श्रिम्प्स, thraws and grill nest continues to be the primary threat to the Kemp's Ridley sea turtle। तो ये कह रहा है थ्रेटेड नेस्टिंग हैबिटेट के अलावा एक्सीडेंटली जो उन्हें कैप्चर कर लिया जाता है, जब उन्हें श्रिम्स को या थ्रिल्स को या ग्रिल नेस्ट के द्वारा दूसरे किसी चीज़ को कैप्चर किया जा रहा हो, तो कैम्प रिडली टर्टल भी उसमें फंस जाता है, जिस वजह से ये भी उनका एक प्राइमरी थ्रेट है, मतलब इस वजह से भी उनकी तादाद कम हो रही है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में सिनोनिम पूछ रहा है अंडरलाइन शब्द का, तो पढ़ते हैं। दी हैवी एंड एबिडंट रेनफॉल हैज अ मेजर रोल टू प्ले इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो ये कह रहा है जो भारी और एबिडंट मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, इन लार्ज अमाउंट, जिसके लिए आपके पास सिनोनिम शब्द है एम्पल। रे मतलब जब बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा मात्रा में जब बारिश हुई तो क्रॉप्स का प्रोडक्शन का मेजर रोल प्ले बहुत ज़्यादा बारिश ने ही किया है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। साइक्लोनिक मतलब तूफानी, इंटरमिटेंट मतलब होता है, आजकल आपने सुना भी होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, जिसमें आप 8 आवर्स आप फूड कंज्यूम करते हैं और बाकी 16 आवर्स फास्ट करते हैं। मतलब कुछ समय खाना उसके बाद नहीं खाना, मीन्स टू डू समथिंग फॉर सम टाइम्स एंड देन टू नॉट डू इट फॉर सम लॉन्गर टाइम, देन अगेन डू द सेम थिंग, लाइक रिपीटिंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। और प्रोलॉन्ग मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में अंडरलाइन सेगमेंट को इंप्रूव करने को कह रहा है, तो पढ़ते हैं। कंप्यूटर्स इन मोबाइल फोन्स हैव बिकम अ नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। इम्पॉर्टेंट शब्द के लिए सिनोनिम पूछ रहा है, जिसके लिए हम एक एसेंशियल शब्द को भी इसका सिनोनिम कह सकते हैं। एसेंशियल मतलब भी इंपॉर्टेंट होता है, रिक्विसाइट मतलब भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है, रिक्विसाइट में
कोई चीज़ जो ज़रूरी होती है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उसे हम रिक्विसाइट कहते हैं। वेयर इज एसेंशियल मतलब ज़रूरी, चाहे कोई भी चीज़ हो। रिक्वायर्ड मतलब आवश्यकता और नीडेड मतलब भी आवश्यकता, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट है ऑप्शन नंबर सेकंड, एसेंशियल। सेंटेंस का मतलब ये है कि कंप्यूटर और जो मोबाइल है वो एक बहुत ही अभिन्न पार्ट बन गया है हमारी जीवन का। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 13 में सिनोनिम पूछ रहा है अंडरलाइन शब्द का, पढ़ते हैं। ट्रुथ कैन नेवर बी कंसील्ड फ्रॉम एनीवन। कंसील्ड मतलब होता है छिपाना, तो छिपाने के लिए एक और शब्द होता है डिस्गाइज्ड, मतलब क्लियरली ना दिखना या छुपा रहना। सेपरेटेड मतलब बटा हुआ, बोरोड मतलब उधार लिया हुआ, स्नैच मतलब छीनना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। सेंटेंस का मतलब है ट्रूथ कैन नेवर बी कंसील्ड फ्रॉम एनीवन, मतलब सच को छुपाया नहीं जा सकता किसी से भी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपको सब्सटीट्यूट करना है अंडरलाइन सेंटेंस को, तो पढ़ते हैं। ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स। ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, इसका करेक्शन हो जाएगा ये वाला। ही टॉक्स अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, मतलब वो सिर्फ फिल्मों के बारे में बात करता है। ही वॉज टॉकिंग एट, ये गलत है। ही इज टॉकिंग इन, ये भी गलत है। शेल टॉकिंग ऑफ, तीनों आप पढ़ेंगे तो सेंस भी गलत का ही देगा, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही आपका सबसे अप्रोप्रिएट होगा। ही टॉक्स अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, वो सिर्फ फिल्मों की बातें करता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे एरर पूछ रहा है, ग्रामेटिकल एरर पहचानना है, तो पढ़ते हैं। शी इज क्वाइट अ जेनरस वुमन। अब देखिए यहाँ पे क्वाइट, यही गलत है। क्वाइट की जगह यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ ये क्वाइट जो लिखा है इसका मतलब होता है साइलेंट, शांत भी कहते हैं आप हिंदी में। और जो क्वाइट यहाँ पूछ रहा है उसका मतलब होता है बहुत, जिसकी स्पेलिंग होती है QUIT। क्वाइट माने काफी, जैसे हम कहते हैं ना वो काफी जेनरस वुमेन है। टू हैव डोनेटेड सच अ लार्ज अमाउंट फॉर द फ्लड अफेक्टेड पीपल, मतलब वो काफी जनरस विमेन है, उन्होंने अपने पास जो उनके पास लार्ज सम ऑफ मनी था उसे फ्लड अफेक्टेड पीपल, मतलब जो बाढ़ के कारण जो ग्रसित लोग थे उनकी मदद के लिए डोनेट कर दिया। ऑप्शन नंबर फोर्थ में आपका करेक्शन था। क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज डेलीजेंट, डेलीजेंट मतलब जो काम में लगा रहे। देयरफॉर ही विल डैश, देयरफॉर ही विल, जो काम में बराबर निरंतर लगा रहता है उस वो कामयाब होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड, सक्सीड। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहा है अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन वाला सेंटेंस कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे संडे शब्द है, संडे में अराइव होगा तो उसके लिए अराइव्ड ऑन संडे होता है। एट का इस्तेमाल हम टाइम के लिए करते हैं, डे के लिए नहीं करते हैं, इसलिए गलत है। टू होगा ही नहीं और इन होगा ही नहीं, तो इन द मॉर्निंग हो सकता था लेकिन इन संडे मॉर्निंग नहीं होगा, ऑन संडे मॉर्निंग होगा, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको अंडरलाइन पार्ट को फिर से करेक्ट करना है, तो आफ्टर अ प्रोलॉन्ग डिस्कशन गायत्री गॉट अ परमिशन नहीं, गॉट परमिशन होगा। गॉट परमिशन फॉर हर पेरेंट्स टू स्टडी लॉ, फ्रॉम हर पेरेंट्स टू स्टडी लॉ, मतलब एक लंबे डिस्कशन के बाद गायत्री को इजाजत मिल गई उनके पेरेंट्स की कि वो आगे लॉ की पढ़ाई कर सकती है, तो गॉट परमिशन ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 19 में आपसे इडियम का मतलब पूछ रहा है, तो पढ़ते हैं। आई begged him to reconsider my application, but he put his foot down. Put his foot down मतलब refuse to yield, मतलब मानने से मना कर देना, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। पुट हिज फुट डाउन मतलब होता है टू रिफ्यूज टू यील्ड, मतलब मानने से इनकार कर देना। क्वेश्चन नंबर 20 में एंटोनिम पूछ रहा है शब्द केयर का। केयर माने किसी का ध्यान देना होता है। कंसर्न इसका सिनोनिम हो जाएगा, अटेंशन इसका सिनोनिम हो जाएगा, वरी इसका सिनोनिम हो जाएगा, लेकिन डिसरिगार्ड मतलब किसी की केयर ना करना या डिसरिस्पेक्टफुल होना या नॉट टू केयर अबाउट समवन। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पे, तो यहाँ से हमारा कॉम्प्रिहेंशन शुरू होता है, तो चलिए पढ़ते हैं। चाइल्ड मैरिज इज अ काइंड ऑफ राइट एक्सप्लॉयटेशन एज टू डैश इन प्रैक्टिकली ऑल एरियाज। चाइल्ड मैरिज एक तरह का राइट एक्सप्लेनेशन है, एज टू मैरी मतलब किसी से शादी करना, प्रैक्टिकली किसी भी एरिया में। द किड मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, मतलब ये कह रहा है कि चाइल्ड मैरिज जो है एक तरह का राइट एक्सप्लोइटेशन है, क्योंकि उसके पास मतलब कम से कम 18 साल का वो हो जाना चाहिए प्रैक्टिकली लाइफ में जब वो शादी कर सके, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ हम जाएंगे। अब देखिए, एज टू बाइंड मच्योर और वोट के साथ आप फिट करना चाहेंगे तो कुछ सिंक्रोनाइजेशन बनेगा नहीं सेंटेंस का, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। सेकंड पे चलते हैं। एज अ रिजल्ट मैरिंग ऑफ अ किड बिफोर के रीच द एज ऑफ डैश, एज ऑफ क्या,
मतलब 18 साल को क्यों माना जाता है शादी का एज? क्योंकि उस टाइम तक एक आपके पास एक सेंस आ जाता है, आप उतने साउंड माइंड के हो सकते हैं कि आप अपने डिसीजंस ले सकें। तो उसे कंसेंट कहेंगे हम। कंसेंट मतलब जब आपकी खुद की इजाज़त हो। इजाज़त, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ज है और ये ज़ है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर था। आगे, द लॉन्ग स्टैंडिंग डैश ऑफ अ चाइल्ड मैरिज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेवलेंट रीजन ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो लॉन्ग स्टैंडिंग क्या हो सकता है? ये एक तरह का रिवाज होता है। तो इसके लिए हमारे पास रिवाज के लिए शब्द है कस्टम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत लंबे समय से जो एक रिवाज चला आ रहा है कि बच्चों की शादी जल्दी हो जाती, मतलब शादी हो जाती है, इसीलिए ये आज भी चला आ रहा है। चाइल्ड मैरिज बचपन से, मतलब पुराने समय से चला आ रहा है, इसीलिए आज भी चल रहा है। टैबू मतलब कोई वैसी चीज जो समाज में ऑफेंडेड मानी जाती हो। फेथ मतलब बिलीव करना, और हैसल माने समथिंग विच इज एनोइंग या आर्ग्यूइंग भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर था। आगे चलते हैं। द एल्डर्स वांट टू प्लान फॉर द डैश ऑफ देयर फैमिली, सो दे मैरी ऑफ द चिल्ड्रन टू एस्टैब्लिश देयर पोजीशन। तो जो एल्डर्स होते हैं वो अपनी फैमिली का क्या चाहते हैं? एक्सटेंशन चाहते हैं, वो अपनी फैमिली बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने बच्चों की शादी कर देते हैं, जिससे कि वो पोजीशन कर सके, मतलब वो अपने फैमिली में हायरार्की में ऊपर आ जाएंगे, फिर उनका बेटा, फिर उसकी शादी भी, फिर उनके बेटे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ आप जाएंगे। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, most crucially, poor individuals marry children to get rid of their debts, taxes, dowry and other क्या हो सकता है? मतलब उनको डेट देना हो सकता है, टैक्सेस देना हो सकता है, डाउरी दे सकते हैं, और भी उनके कुछ ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं, मतलब उनकी कर्तव्य। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है। जो ज़्यादातर जो पुअर लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, वो अपने बच्चों की शादी इसलिए करते हैं जिससे कि वो उन्हें कर्ज से या टैक्सेस से या डाउरी से या दूसरे उनके जो जिम्मेदारी है उनसे उन्हें मुक्ति मिल सके। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी मैंने एसएससी सीजीएल के इस दिन से पीछे के सारे शिफ्ट बना रखे हैं, 8 तारीख तक के। उन सारे वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अपने किसी मित्र जो कि एसएससी सीजीएल एमटीएस सीपीओ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर कर सकते हैं। और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।